हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। ये है पार्ट 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फिनेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का अजम्पशन नहीं है। एक बार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, आउटसाइड इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या एक सही है, दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर दो, तीन और चार सही है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इसका पूरा नाम है। मैं आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब आप सभी को पता है, वो फंड्स जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि किस प्रपोर्शन में हम जो कैपिटल है वो एक्वायर कर रहे हैं, यानी कितना पोर्शन जो है वो हम डेट में ले रहे हैं और कितना पोर्शन जो है वो हम इक्विटी में ले रहे हैं, यानी कितना पैसा हमारा खुद का है और कितना हम उधार में ले रहे हैं। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का पूरा नाम क्या है? पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी को दिया है स्टीवर्ट मायर्स और निकोलस मजलूफ ने इन द ईयर 1984। और ये थ्योरी ये कहती है कि मैनेजर जब भी उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, मैनेजर हमेशा एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। हायरार्की का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है कि पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ये एक ऑर्डर में ही फंड्स को एक्वायर करेंगे। एक एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे जब आपने मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये थ्योरी आपने वहाँ पढ़ी होगी, जिसमें मास्लो ने ये कहा था कि 5 तरीके के ह्यूमन नीड्स हैं और उन्हें ह्यूमन जो है वो एक हायरार्की में कंप्लीट करता है। जैसे बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद सिक्योरिटी नीड आती है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान सिर्फ आज ही तो नहीं चाहिए, आपको फ्यूचर में भी चाहिए, तो उसे सिक्योरिटी नीड उन्होंने कहा। तो जिस तरीके से मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, उसी तरीके से पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑर्डर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना, नाम में ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑर्डर का क्या मतलब है कि एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस या एक हायरार्की में फॉलो किए जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहता है कि मैनेजर हमेशा एक हायरार्की या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जब वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को लेना चाहते हैं। जब उसे फंड की ज़रूरत होती है तब बेसिकली वो इस हायरार्की को फॉलो करते हैं। इंग्लिश में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट्स दैट मैनेजर्स फॉलो अ हायरार्की व्हेन कंसीडरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का बेसिक्स था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मैनेजर को एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो एक सीक्वेंस में फंड्स को रेज करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो एक्सटर्नल फंड्स की तरफ जाते हैं। इंटरनल फंड का क्या मतलब है? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब एक कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है, उसके सामने दो ऑप्शन होता है, या तो वो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ डिविडेंड, ये आपको पता है, या फिर वो उसे रिटेन कर लेती है। रिटेन करने का मतलब साइड में रख देती है, किस लिए? फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। सपोज कर लेते हैं ए और बी दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे को रिटेन कर देती है, वो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर्स में। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी या फर्म जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के इरादे से बचा लेती है,
या रिटेन कर लेती है उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर इंटरनल फंड का इस्तेमाल करता है, यानी फर्स्ट रैंक क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग का होगा। सेकंड होता है डेट। जब इंटरनल फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर जो मैनेजर है वो डेट की तरफ जाता है, डेट यूज़ करता है और फिर लास्ट रिसॉर्ट में वो यूज़ करता है इक्विटी को। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि या तो आपको रिटेन्ड अर्निंग, डेट और इक्विटी ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, या फिर इंटरनल में रिटेन्ड अर्निंग और एक्सटर्नल में डेट और इक्विटी आता है, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंपली इस तरीके से याद रखो कि सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करता है मैनेजर, फिर डेट यूज़ करता है, फिर इक्विटी यूज़ करता है। ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है। अब पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है वो एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि विच इज नॉट सेम। आपने देखा होगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब देखा होगा, जो दोनों साइड इक्वल होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एसिमेट्री लिखा है यानी सेम नहीं है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सेम नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है, दैट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर व्यक्ति के पास अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन का क्या मतलब है, जो भी मैनेजर्स हैं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सभी की यहाँ पे बात हो रही है कि सभी के पास डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का सिर्फ एक ही अजम्पशन है, वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ध्यान रखना। सिर्फ एक अजम्पशन है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि जितने भी पर्सन हैं उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, यानी चाहे वो मैनेजर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो, सभी के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो कौन सा अजम्पशन नहीं है इनमें से। तो मैंने अभी आपको बताया कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का एक ही अजम्पशन है जो ये कहता है कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, कि सेम नहीं है, सभी लोग के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर्स हैव मोर इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स हैव मोर इंफॉर्मेशन दैन इन्वेस्टर्स। मैनेजर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तभी तो एसिमेट्रिक होगा, किसी के पास तो ज़्यादा होगा। तो ये इसका इकलौता अजम्पशन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का कौन सा अजम्पशन नहीं है। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ये अजम्पशन होता ही नहीं है, आउटसाइड इंफॉर्मेशन ये नहीं होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली ये भी नहीं होता है। सिर्फ एक अजम्पशन होता है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का, वो ये होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो अजम्पशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी। ध्यान रखो जो भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी बताई हैं सब नोट कर लो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी, ताकि जब भी आपको स्टेटमेंट रीजन में कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए या किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो आप उसको टैकल कर सको। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंडन कमेटी हैज़ रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कोर करंट एसेट्स। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से वर्किंग कैपिटल को टंडन कमेटी ने कोर करंट एसेट्स कहा है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल।
तो सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म फंड्स होता है अप टू 1 ईयर, जो कि बिजनेस को रन करने में हमें हेल्प करता है। इट इज रेफर टू फंड रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अप टू 1 ईयर। 1 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है उसका एम ये होता है कि आप जो भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस है बेसिकली, इसको आप मीट कर सको। इसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें पड़ती है। वर्किंग कैपिटल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्योंकि ये अप टू 1 ईयर्स के लिए होता है, या फिर इसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे वैल्यू के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। वैल्यू के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रॉस वर्किंग और नेट वर्किंग। टाइम के बेसिस पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। तो शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आप समझ जाइएगा। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है टोटल करेंट एसेट्स। अब यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जो भी आपके टोटल करंट एसेट्स हैं वही आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होंगे। करंट एसेट्स में आप सभी जानते हैं कि इन्वेंट्रीज आती हैं जिन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं, कैश आप इंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अदर करेंट एसेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। नेट वर्किंग कैपिटल ये आप सभी जानते ही हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट विच इज इसेंशियल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। यहाँ पे ध्यान रखना कि irrespective of the level of ऑपरेशन, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, इससे मतलब नहीं। जब हम मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स को मेंटेन करते हैं तो उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाता है इन बिजनेस, यानी इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। ये परमानेंटली बिजनेस में मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स तो होते ही हैं जो कि बिजनेस को रन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जिसे हमें टेम्पररी यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, जैसे सीजनल या फिर दूसरे जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट हैं, टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स, जो भी सीजनल या दूसरे टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है बेसिकली, और जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ये ध्यान रखना, फ्लक्चुएट। जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या सेल्स बढ़ जाए तो वहाँ पे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी बढ़ सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि टंडन कमेटी ने किस वर्किंग कैपिटल को कोर करेंट एसेट्स कहा है, तो वो कहा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि एक
ऐसा सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स है जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन। कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में जो भी फर्म है उन्हें करना ही पड़ता है और ये परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाती हैं बिजनेस में, इनका यही यूज़ है। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। एक बार चारों स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। इट इज़ कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल पॉलिसीज रिगार्डिंग पेइंग dividend in the present or paying an increased dividend at a later stage. There is a statutory obligation to distribute dividend. Distributing dividend is always good for the company and it is always the sign of growth of the company. For mature firms, there is scope of growth in near future. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये ए बी और सी सही है, ए सी और डी सही है, या फिर ए सही है, या फिर सी और डी सही है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में बताया था कुछ वीडियो पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, साथ के साथ मैं लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है कि जब एक फर्म किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्रोजेक्ट है, ए बी और सी। अब 3 प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ये जानने के बाद ही जो भी फर्म है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बताता है कि किस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग। पहले ही मैंने वीडियो बना ली है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे। सपोज कर लें कि हम 3 ए बी और सी 3 प्रोजेक्ट हम जान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है और अगर हम बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और किस प्रपोर्शन में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनेंसिंग में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन जो होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन होता है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीफोल्ड इम्प्लीकेशंस। इसके जो प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा होता है, मल्टीफोल्ड इम्प्लीकेशंस हैं, इसलिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया इसी वीडियो में कि जब एक कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर लेती है तो उसके सामने 2 डिसीजन होते हैं, या तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या तो उसे रिटेन करना होता है फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। अब इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है, बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि जो फर्म है या जो कंपनी है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी या नहीं देगी। सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को वो करंट ईयर में देगी या नहीं देगी। अगर देगी तो क्वांटिटी कितनी होगी, पहली चीज़ ए। क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा में डिविडेंड दिया जाएगा। बी टाइमिंग, डिविडेंड कब देगी। तीसरा फॉर्म्स,
फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, यानी किस फॉर्म में डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे कैश के फॉर्म में बहुत कॉमन है कि डिविडेंड कैश के फॉर्म में दिया जाए, बॉन्ड के फॉर्म में दिया जा सकता है, या कोई भी दूसरा फॉर्म यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। जनरली हम डिविडेंड थ्योरीज तो पढ़ लेते हैं, बट डिविडेंड पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार सारे ऑप्शंस को फिर से इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था, इट इज़ कंसर्न विद फाइनेंशियल पॉलिसीज रिगार्डिंग पेइंग डिविडेंड इन द प्रेजेंट एंड पेइंग एन इंक्रीज डिविडेंड एट अ लेटर स्टेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है, एक फाइनेंशियल पॉलिसी है जिसमें फर्म या कंपनी डिविडेंड पे करने की बात करती है, या तो वो प्रेजेंट ईयर में, आज के ईयर में, आज के साल में दे सकती है, या फिर बाद में लेटर स्टेज में उसे दे सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है फर्म के लिए या कंपनी के लिए, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे डिविडेंड देना ही देना है। ये फर्म के ऊपर है या कंपनी के ऊपर है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इससे समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि फर्म्स कितनी तरीके की होती हैं। देखिए, फर्म्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होती हैं। एक होता है मैच्योर फर्म और दूसरा होता है ग्रोथ फर्म, या इसे हम ग्रोइंग फर्म भी कहते हैं। मैच्योर फर्म का क्या मतलब होता है, ऐसा फर्म जिसका जो फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप है वो बिल्कुल नहीं। मैच्योर फर्म का क्या मतलब है कि उसे जितना ग्रो करना था वो उसने ग्रो कर लिए हैं, अब उसमें कोई भी फर्दर कोई स्कोप नहीं बचा है कि वो उसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे फर्म को हम मैच्योर फर्म कहते हैं। दूसरी तरफ होती है ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म का क्या मतलब है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का स्कोप होता है। यहाँ पे देखना, ग्रोथ होने का स्कोप है और यहाँ नहीं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी। हर कंपनी के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रोथ फर्म के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि ग्रोथ फर्म में अभी फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है। तो आप ही डिसीजन लो। सपोज कर लो कि आपके सामने एक मैच्योर फर्म है, तो आप जानते हो कि मैच्योर फर्म में तो फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है ग्रोथ होने का, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए ही नहीं होंगे, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है। तो आप क्या करोगे, आप सारा जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी मैच्योर फर्म जो है वो हाई डिविडेंड देती हैं, ध्यान रखो। और जो ग्रोथ फर्म है, जो कि उनको स्कोप है फ्यूचर में ग्रोथ होने की, तो वो क्या करते हैं, लो डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उन्हें फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे को रिटेन कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज गुड है, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि डिविडेंड देना हमेशा कंपनी के लिए अच्छा होता है, और ये कंपनी की ग्रोथ का साइन भी नहीं है। कई बार कंपनियां अपनी जो भी लॉसेस हैं उनको हाइड करने के लिए भी डिविडेंड देती रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। एक बार लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर मेच्योर फॉर्म देयर इज स्कोप ऑफ ग्रोथ इन नियर फ्यूचर। ये भी गलत है। मेच्योर फॉर्म है भाई, तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ऑलरेडी उसका जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेच्योर फॉर्म ना होके यहाँ पे ग्रोथ फॉर्म या फिर ग्रोइंग फॉर्म होता, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता था। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट डिविडेंड पॉलिसी, तो सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप पकड़ो, काफ़ी डिटेल में पढ़ो, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लो अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। आगे जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो मैंने न्यूमेरिकल रखा है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको भी आप प्रैक्टिस करो। आज मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन थोड़े टफ लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है, अगर जो भी बच्चा कर लेता है, तो उसका बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर ही है, ये समझ लेना। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूइंग डिबेंचर। एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है उन्होंने डिबेंचर इशू किया है।
कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 1 लाख, 1 लाख डिबेंचर जो है वो इशू किए गए। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट द कंपनी इज इशूइंग डेट एट द रेट डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 रुपये डिबेंचर का फेस वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, यानी इशू रेट कितना है 95, 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट वाइल इग्नोरिंग टैक्स, टैक्स को इग्नोर करिए और कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, 10%, 10.23%, 12.53% या फिर 10.53%। तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला कहीं पे भी नोट कर लो। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स। अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड का क्या मतलब है कि कितना डेट आपने लिया है। जैसे यहाँ पे देखो कि इशू किया गया है 1 लाख डिबेंचर्स और फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, लेकिन 5% का डिस्काउंट दिया गया है यानी 95। टोटल क्या है 95 लाख का लोन लिया गया है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन के अलावा भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल रफली आप समझ लो कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक, ये तो आप समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है कि कितना डेट लिया गया है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 1 लाख रुपए मैंने डेट लिया। और इंटरेस्ट अमाउंट का क्या मतलब है कि कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा इस 1 लाख को लेने में। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपया इस 1 लाख को लेने पे इंटरेस्ट पर एनम पे किया और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 यहाँ कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 10%। ये आपका क्या है केडी है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है। ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। तो फॉर्मूला याद रखो, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो सबसे पहले हम डेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। डेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है कि कितना हमने डेट लिया है। तो डिबेंचर इशूड इनटू इशूड वैल्यू। डिबेंचर हमने कितना इशू किया है 1 लाख, इशूड वैल्यू कितनी है 95। फेस वैल्यू देखो यहाँ पे फेस वैल्यू है 100, 5% हमको डिस्काउंट मिला है 100 माइनस 5, ये 95 जो है वो आपका इशूड वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 95 लाख। ठीक है, ये हमारा डेट प्रोसीड्स आ गया। 95 लाख हमने उधार ले रखा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट अमाउंट की। एक चीज़ ध्यान रखो कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, आपको पे करना पड़ता है, सॉरी आपको फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। और जो भी अमाउंट ऑफ डेट होता है वो हमेशा इशूड वैल्यू पे होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये इशूड वैल्यू पे होगा और इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10% दे रखा है ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे। आप देखो कि 1 लाख आपने डिबेंचर इशू कर रखा है और फेस वैल्यू कितना है आपको 100 रुपये। मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है हमेशा फेस वैल्यू पे यानी 100। तो यहाँ पे देखो 5 जीरो पहले से है, 2 और जोड़ देंगे तो 7 जीरो यानी 1 करोड़ हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1 करोड़ निकालेंगे तो कितना होगा 10 लाख। यहाँ तक कोई समस्या आपको समझने में। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स, जितना हमने डेट लिया है। डेट हमने कितना लिया है 95 लाख का
इंटू 100, यहाँ से 5 0 कट गया, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 95, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.52%, या इसको आप राउंड अप कर सकते हो 10.53%, ये आपका केडी निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 10.53 हो जाएगा। नहीं समझ में आया 1 से 2 बार वीडियो देखो या कमेंट बॉक्स में पूछो, बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको टैक्स को इग्नोर करने के लिए दिया है, इसलिए हम टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, कोई रेट भी नहीं दिया है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ रुपीज़ 80,000, अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 80,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 40,000 एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 40,000, जिसमें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 40,000 है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी 40,000 है। इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग जो दे रखा है आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर थ्रू 5 years is expected to be rupees 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000। आपको अर्निंग्स दे रखा है पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 14,000 और चौथे साल में 16,000 और लास्ट ईयर में 20,000 रुपीज़। एज्यूम अ 50% टैक्स रेट एंड डिप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, आपको कह रहा है कि आपको 50% टैक्स रेट एज्यूम कर लेना है और डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करना है। आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 16% होगा, 36% होगा या 55.56% होगा या फिर 14.40% होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल एवरेज अर्निंग्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यहाँ पे ध्यान रखना कि एनुअल एवरेज अर्निंग्स जो है वो आफ्टर टैक्स है, यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो आफ्टर टैक्स दिया है, तो आपको कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, यानी 40,000 प्लस 40,000 अपॉन 2 करेंगे तो हो जाएगा 80,000 अपॉन 2, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हमारा 40,000 है। ये तो बहुत बेसिक है, ये इसलिए मैं आपको अलग से लिख के नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एनुअल एवरेज अर्निंग्स की। ये कैसे निकालेंगे, 5 साल का आपको डेटा दे रखा है, कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले एवरेज, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 14,000 और चौथे साल में 16,000 और लास्ट में 20,000। टोटल कितना हो जाएगा 000, 4 2 6 6 12, फिर 1 4 1 5 5 2 7, 72,000 आ गया। टोटल जो आपकी अर्निंग आ गई है, आ गई है 72,000। अब इसका एवरेज कर लेंगे, 72,000 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 है, तो 5 1 5, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 00। तो आपका एनुअल एवरेज अर्निंग कितना आ गया 14,400 आ गया। अब फॉर्मूला में एक बार रख देते हैं 14,400 अपॉन 40,000 इंटू 100, 20 यहाँ से चला गया, 20 यहाँ से, फिर 4 3 12, फिर 2 लगा, फिर 6 चौके 24, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 36%। ये आपका आंसर आ गया। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें डेप्रिसिएशन और टैक्स नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग जो है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। तो यहाँ पे जो दिया है कि 50% टैक्स रेट है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है।
तो ये आप ध्यान रखना। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था वीडियो। कोई भी डाउट हो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर लेक्चर का पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करके बता सकते हो। तो ये था बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज पार्ट 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।